अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आम खबरों पर। सूबाई रंग न्यूज़ ने हमारे नाजरीन को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर, जोग्राफिया, सकाफत और तारीख से आगाही का सिलसिला शुरू किया है। आज हम आपको जिस मुल्क की तफसीलात से आगाह करने जा रहे हैं वो है फ़लस्तीन, जिसके मौजूदा हालात इंतहाई तकलीफ़देह हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की अपनी गैब से मदद फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जिनके बाशिंदों के साथ जुल्म कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आज तक जारी है। उन लोगों की कई नस्लें हालत जंग में पैदा हुईं और हालत जंग में ही दुनिया से गुजर गईं। बाकी तमाम मुस्लिम मुल्क के लोग अयाशियाना लाइफ गुजारते रहे, जबकि इस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे फ़लस्तीन की। इस वीडियो में हम आपको फ़लस्तीन की तारीख और गज़ा की तारीख के बारे में बताएंगे। गज़ा के लोग अपनी ज़िंदगी इस जंग से पहले कैसे गुजार रहे थे। हमास, जिनका नाम हमने अक्सर न्यूज़ चैनल पर सुना है, ये कौन है और फ़लस्तीन के अहम मकामात कौन से हैं। फ़लस्तीन के लोगों का रहन सहन कैसा है और ये गज़ा स्ट्रिप क्या है, और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ फ़लस्तीन के बारे में बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। पैलेस्टाइन, जिसे उर्दू में फ़लस्तीन कहते हैं, मशरिक़ वस्ता की इस्लामी रियासत जिसका कुल रकबा 6220 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 163वें नंबर पे आने वाला छोटा मुल्क है। फ़लस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज़ तौर पर कब्जा कर चुका है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के अंदर ही एक काबज़ रियासत इसराइल का वजूद आ चुका है। फ़लस्तीन के 3.5% रकबे पर पानी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है और इसराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत मानता है, जिसे यहूदी जेरूसलम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो भी इसी वजह से है कि इसराइली ज़बरदस्ती बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना चाहते हैं। आज से कुछ अरसा पहले जो कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की कोशिश की गई, वो एक मुसलमानों का टेस्ट था कि इनमें कितना ईमान बाकी है, जिसका रिजल्ट इनकी नज़र में ये निकला कि ईमान कमज़ोर हो चुका है। हम कुछ भी करेंगे तो ये आगे से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में भी बेहुरमती की कोशिशें की गईं, लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और आज के दौर में हम बस मजम्मत करके चुप हो जाते हैं। इसलिए आज वो हमारे मुसलमान भाइयों को काट रहे हैं। फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गज़ा है। अगर हम फ़लस्तीन के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ इसराइल, मगरबी उर्दन, जनूबी शाम, मगरबी लबनान और बहरीरा रूम वाक़या है। अगर फ़लस्तीन की तारीख की बात करें तो इस एरिया में मिस्र, यूनान, शाम, रोमन, फारस और सलीबियों ने हुकूमत की। 638 ईस्वी से 640 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया था। 1095 में सलीबियों ने मुसलमानों की कत्लो गारत की और खून की नदियां बहाकर बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा कर लिया। 1291 तक सलीबी जंगों का सिलसिला खत्म हो गया और 1516 में सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा कर लिया। पहले जंग अजीम के बाद यहाँ अंग्रेजों ने फौजी हुकूमत कायम की और इनकी हुकूमत के दौरान यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि यहूदियों के पास पैसा था, उन्होंने अरबों से महंगे दामों जमीन खरीदना शुरू कर दी और आबाद होना शुरू हो गए। तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं कि मुसलमानों ने यहूदी मुहाजिरीन को इंसानियत के नाते अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तो इस घर पर यहूदियों ने कब्जा करके मुस्लिम फैमिली को बाहर निकाल दिया और इसी तरह वो पूरे फ़लस्तीन में कब्जा करते रहे। 1933 में जब यहूदियों को हिटलर ने मारना शुरू किया तो यहूदी तेजी से फ़लस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। इसकी अहम वजह बैतुल मुक़द्दस थी, जो यहूदियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद अरबों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ जारी रहीं
1936 में अंग्रेजों ने फ़लस्तीन को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तकसीम करने की तजवीज़ पेश की और इसमें यह भी कहा कि बैतुल मुक़द्दस का एरिया आज़ाद रहेगा जहां कोई भी इबादत के लिए आ सकेगा, लेकिन अरबों ने इसे तस्लीम नहीं किया। इसके बाद ये मसला 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, जिसने फ़लस्तीन को तकसीम करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। इस तरह 15 मई 1948 को फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और नाजायज़ मुल्क इसराइल वजूद में आ गया। उसके बाद भी अरबों ने जंगें भी लड़ी, लेकिन मुसलमानों की नाइत्तफाकियों की वजह से इसराइल तमाम जंगें जीतता रहा। फ़लस्तीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी शेकल है, जो पाकिस्तानी 68 रुपये के बराबर है। गजा फ़लस्तीन का शहर जो रकबे के लिहाज से 350 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 22 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये शहर बहुत ज़्यादा गुंजान है। इसराइल के मुजालम की वजह से इन्हें हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस शहर के 2 इतराफ में ऊंची ऊंची दीवारें हैं और एक तरफ मिस्र का बॉर्डर और दूसरी तरफ बहीरा रूम है। पहले ये पूरे मुल्क के साथ राब्ते में थे, लेकिन बाद में इनके इर्द गिर्द दीवार करके एक जेल की तरह शहर बना दिया गया। अगर आप नक्शे में देखें तो गजा एक पतली सी पट्टी की शक्ल में है, जिसे गजा स्ट्रिप भी कहा जाता है। ये दीवार 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इनके इर्द गिर्द खड़ी कर दी। गजा में रहने वाले कुछ लोग काश्तकारी करके अपना गुजारा करते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को काम के गर्ज से इसराइल के दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन हकायक बताता चलूं कि जब कोई फ़लस्तीनी गजा से बैतुल मुक़द्दस या किसी भी और इलाके में जाना चाहे तो इसको तंग और लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जबकि इसराइलियों ने अपनी रोड पर फ़लस्तीनियों को आने पर पाबंदी लगा रखी है। इसके अलावा गजा में रहने वाले लोगों को पानी हफ्ते में 3 से 4 दिन मिलता है, जबकि इसी गजा के दीवार के बाहर यहूदियों के घर मौजूद हैं, जहां इनके स्विमिंग पूल का पानी एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया जाता। गजा में रहने वाले लोगों के मुताबिक इसराइली फौजी अक्सर तलाशी का बहाना बनाकर घरों में इजाजत के बगैर घुस जाते हैं और जब इन्होंने आना हो तो इसका ऐलान पहले ही लाउड स्पीकर में कर दिया जाता है और कह देते हैं कि दरवाजों को खोल दिया जाए। इस शहर में डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। तालीम और सेहत का निज़ाम भी बहुत ही नाकस है और बहुत से लोग कैंपों में रहकर गुजारा करते हैं। गजा के एक तरफ जो समुंदर लगता है, इस जगह पर भी इसराइली नेवी मौजूद है, जो गजा के लोगों पर मछलियां पकड़ने पर भी पाबंदी लगा रखी है। गजा के ये तमाम हालात इस जंग से पहले के हैं। अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन के दूसरे शहर बैतलहम की। बैतलहम का मतलब द हाउस ऑफ मीट है, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये शहर भी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत अहम है। ये शहर बैतुल मुक़द्दस के काफ़ी करीब है और ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई थी, जहां आज ईसाइयों का पहला चर्च, जिसे चर्च ऑफ नेटिव कहते हैं, मौजूद है। और मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मस्जिद भी इसी शहर में मौजूद है, जहां आपने नमाज अदा की थी। ये शहर ज़्यादातर मुसलमानों के कंट्रोल में रहा है और यहूदियों के लिए अहम होने की वजह यह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली थी। इस शहर की कुल आबादी 2,50,000 के करीब है और इसका कुल रकबा 10 मुरब्बा किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन के शहर हिब्रोन की। ये शहर भी फ़लस्तीन के अंडर है। इसकी कुल आबादी 2 लाख के करीब है। ये शहर भी तारीखी इतबार से बहुत पुराना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी इसी शहर में मौजूद है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी मानते हैं, इसलिए यहाँ एक मस्जिद मौजूद है जिसे इब्राहिमी मस्जिद कहते हैं। दोस्तों, एक हैरानकुन बात बताता चलूँ, ये मस्जिद आदि मुसलमानों के पास और आदि यहूदियों के पास मौजूद है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक इसी मस्जिद के बेसमेंट में मौजूद है।
एक दरवाजा मुसलमानों के लिए रखा गया है और दूसरा दरवाजा यहूदियों के लिए रखा गया है। अब बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से शहर की नेबलूस की। ये शहर भी फलस्तीन का सबसे पुराना शहर है और एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया की चौथी पुरानी सिटी है। सबसे पुरानी सिटी जेरिको, उसके बाद दमिश्क, फिर अलेप्पो और चौथे नंबर पर नेबलूस है। यहाँ 1000 साल पुरानी मस्जिद भी मौजूद है और यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं और इस शहर के बाजार एक तारीखी मंजर पेश करते हैं। अब बात करेंगे हमास की, जिसका पूरा नाम हरकात अल मुक़ावमा अल इस्लामिया है, जिसे इंग्लिश में इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी कहते हैं। ये तहरीक गजा की पट्टी में इसराइलियों के खिलाफ मुज़ाहमत करने के लिए 1987 में कायम हुई। इसलिए गजा में ज्यादा कंट्रोल हमास का है और इसराइल गजा को फलस्तीन का हिस्सा ही नहीं समझता। इसराइल फलस्तीन को सिर्फ वेस्ट बैंक तक समझता है। अब इसमें भी ज्यादा कब्जा इसराइल कर चुका है। हमास गजा के मुसलमानों को बचाने के लिए अक्सर इसराइल के हमलों का जवाब देते रहते हैं। हमास को अमेरिका, इंडिया और इसराइल वाले दहशतगर्द समझते हैं और रशिया, ईरान, चाइना और पाकिस्तान हमास को बिल्कुल भी दहशतगर्द नहीं समझता। कुछ लोगों का कहना है कि हमास की मदद ईरान, लबनान और तुर्की भी करता है, जिससे वो हथियार खरीदते हैं और इसराइलियों का मुकाबला करते हैं। इस वक्त गजा की स्ट्रिप के हालात बहुत खराब हैं। मुकम्मल ब्लैकआउट है, किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं। अल्लाह ताला गजा में मौजूद मुसलमान भाइयों की मदद फरमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।